मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किसी पीएचडी को एचटीएमएल में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मेन पार्ट है। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किसी डिज़ाइन को एचटीएमएल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप लाइव एग्जांपल के साथ। पहले कुछ बातें मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स क्यों है। अगर आप बिगिनर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट राइटिंग है, तो ये कोर्स आपके लिए है। ये बस एक क्रैश कोर्स है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस कोर्स में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कोर्स को पूरा देखने के बाद आप किसी भी वेबसाइट ईज़िली बना लेंगे। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो वीडियो खत्म होने तक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एचटीएमएल और सीएसएस कैसे काम करते हैं। फिर आप प्रैक्टिस करके ईज़िली कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। चलिए फिर कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोड लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए जिस पर आप अपना कोड लिख सकें। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करता हूँ आपके लिए। आप इजीली गूगल पे जाएं और लिखें code.visualstudio.com, वहाँ पर आपको उसका सेटअप मिल जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो इजीली डाउनलोड करके उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है एक डिज़ाइन और एक होता है कोड एडिटर। कोड एडिटर जहाँ पर अपने आप कोड लिख सकें, और एक डिज़ाइन जिसको आप कन्वर्ट कर सकें। दूसरी चीज़ अपने पास डिज़ाइन। तो मेरे पास ये एक डिज़ाइन है जिसको आप देख सकते हैं। ये एक पीएचडी है और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है जिसको मैं आपको इजीली कन्वर्ट करना बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और आपको भी समझ में आएगा कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन आता है तो आप उसको इजीली कैसे जज कर सकते हैं कि मुझे क्या एलिमेंट कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले कोड एडिटर में जाते हैं। हम यहाँ पे फोल्डर इसके लिए बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ HTML-CSS। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड को अगर आपने इंस्टॉल किया तो आप दो चीज़ों को इंस्टॉल करें। एक लाइव सर्वर प्लगइन में जाकर, दूसरा है लाइव सैस कंपाइलर। लाइव सैस कंपाइलर हम यूज़ करेंगे जब हमको अपनी सैस को सीएसएस में कन्वर्ट करना है, और लाइव सर्वर का हम यूज़ तब करेंगे जब हमको अपने पेज को ब्राउज़र में डायरेक्टली रन करना है। और मैं नहीं चाहता कि मैं बार-बार को अपने अपने पेज में कुछ कोड लिखूँ, उसको बार-बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइव सर्वर का यूज़ करूँगा, जो कि आपके ब्राउज़र को ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देता है। जैसे अभी आप कोई फाइल एडिट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, सेव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने फोल्डर बना लिया। हम इसके अंदर अपनी फाइल्स बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जो भी हम एचटीएमएल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन एचटीएमएल होता है। फिर हम उसके बाद एक फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे हम अपनी सीएसएस बनाएंगे। तो मैं बनाता हूँ सीएसएस। उसके बाद मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जहाँ पे हम अपनी इमेजेस को रखेंगे। ओके, अब मैं दिखाता हूँ कि आपको जज कैसे करना है किसी भी डिज़ाइन को देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने पास एक लोगो है। यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं ऑरेंज, ग्रे और वाइट, जो भी आप समझना चाहें उसके कॉम्बिनेशन में। फिर अपने पास नेविगेशन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। फिर यहाँ पे एक सर्च बार है। उसके अलावा यहाँ पे अपने पास टेक्स्ट है, एंकर टैग है जिसको हम सीटीए बोलते हैं, और दूसरी एक इमेज है जो हैंड की है। तो हमें इस डिज़ाइन के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है लोगो, एक है अपने पूरा बैकग्राउंड इमेज। अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरी बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद हैंड, हमें एक ये चाहिए, और एक लोगो। तो मैंने इमेजेस पहले से कट करके रखी हुई हैं। मैं आप लोगों को इमेजेस दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फोल्डर में। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे चार इमेजेस आ गई। एक आ गई आपकी बैकग्राउंड इमेज, एक पे आ गई है हैंड इमेज जो कि मैंने पीएनजी फॉर्मेट में करी हुई है, एक लोगो है जो कि ट्रांसपेरेंट पीएनजी में है, फिर एक सर्च का भी आइकन है जो कि ट्रांसपेरेंट पीएनजी में है। उसके बाद हम एक सैस लिखेंगे। हम सीएसएस फोल्डर के अंदर लिखते हैं स्टाइल डॉट एससीएसएस, जो कि सैस का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे आप देखोगे जो कि मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था लाइव सैस कंपाइलर, उसका यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ से इसको वॉच सैस करेंगे तो आप इजीली देखेंगे यहाँ पे इसने सैस यहाँ पे सीएसएस इसकी जनरेट कर दी है। पहला हमने एक एचटीएमएल पेज बनाया। हम एक एचटीएमएल का पेज बनाते हैं इसके अंदर। ये रॉ एचटीएमएल है जो मैंने शॉर्टकट से यूज़ करके बनाया है। आप लोग शॉर्टकट का यूज़ ना करें। आप लोग जितना हो सके खुद से लिखने की कोशिश करें ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब इसके बाद मैं मैं यहाँ पे इसको लाइव सर्वर में खोलता हूँ। तो आप भी देखोगे यहाँ पे हमारा पेज आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह लिखता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया विदाउट, मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं किया, ये अपने आप ही पेज को इसने अपडेट कर दिया यहाँ पर ब्राउज़र में। तो इससे अपना टाइम भी बचता है और
ये ईज़ी टू यूज़ रहता है इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम सैस में आते हैं। सैस और सीएसएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सैस बस एक प्री प्रोसेसर है जो सीएसएस को जनरेट करता है। तो जो भी आप सीएसएस में यूज़ करते हैं सेम चीज़ आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बस इसका थोड़ा वे ऑफ टाइपिंग और वे ऑफ राइटिंग थोड़ा-सा अलग होता है। तो मैं आपको वो सब चीज़ें समझाऊँगा कि क्या है क्या नहीं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो अपने को सबसे पहले ऐसा एक लेआउट बनाना है जिसमें बैकग्राउंड इमेज हो। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डिव फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे क्या आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर डिव लिखा कुछ भी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सीएसएस में हम सेलेक्टर को काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टर काफ़ी टाइप के होते हैं इनफैक्ट। पहला होता है कि आप डायरेक्ट टैग को यूज़ कर लें एज अ सेलेक्टर। एक होता है क्लास, आप उसकी क्लास बनाकर उसको एज अ सेलेक्टर यूज़ करें। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप आईडी बनाएं जो कि हैश के साथ बनती है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आप वाया एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, वाया एलिमेंट टाइप दे सकते हैं। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें सेलेक्टर यूज़ करने के। मैं यहाँ पे टैग सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉपर्टी देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, चेक करने के लिए कि सीएसएस सही से चल रही है नहीं चल रही है। मैं अपने पेज में आता हूँ, मैं यहाँ पे सीएसएस को एज अ लिंक लगाता हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करी है। मैं यहाँ पे सीएसएस पे गया, फिर स्टाइल डॉट सीएसएस को लगाया, सेव करता हूँ। ब्राउज़र पे देखिए यहाँ पे मेरी, कि मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, एक रेड कलर की ब्लैक टेक्स्ट के साथ, रेड बैकग्राउंड के साथ एक डिव बन गई है यहाँ पर। एचटीएमएल शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, दूसरा होता है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाई, मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ और मैं सेव करता हूँ। मैं स्पैन को देता हूँ एज अ स्पैन को सिलेक्टर ले लेता हूँ, ऐसा टैग को ही पूरा पूरा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे दो चीज़ें, पहला है डिव, दूसरा है स्पैन। डिव ने कंटेनर के अंदर, कंटेनर बोल लो या ब्राउजर बोल लो या जो भी बोल लो, कंटेनर के अंदर की कंप्लीट विद एज टू एज ले ली है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दूसरा मैंने लिया था स्पैन, स्पैन ने उतनी ही स्पेस ली जितना उसके अंदर कंटेंट है। ओके, दिस इज कॉल्ड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। हम इन्हीं दोनों को यूज करके अपने इस वेबसाइट को बनाएंगे पूरी। चीज मैं और बता दूं, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे डिव बनाई है और स्पैन बनाया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ब्राउजर में स्पेस है साइड साइड में, आप देखोगे अगर, तो इस स्पेस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं बॉडी को, बॉडी टैग। हमने पूरे टैग को एज ए सेलेक्टर ले लिया। यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग। पैडिंग होती है आपकी इनर स्पेस के लिए, मार्जिन होती है आपकी आउटर स्पेस के लिए। मैंने दोनों को 0 0 कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये विदाउट एनी स्पेस एस टू एज आ गया, कोई स्पेस नहीं आ रहा इसमें बाहर। ओके, अब आते हैं अपने डिजाइन के ऊपर। मैं दोनों को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था। पहले एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज लेंगे, उसके अंदर हम एक नैव सेक्शन बनाएंगे। नैव सेक्शन के अंदर हम लोगो और मेन्यू आइटम्स लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक हेडर सेक्शन बनाएंगे। हेडर सेक्शन के अंदर दो पार्ट्स डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट पार्ट जिसके अंदर हम टेक्स्ट लेंगे, दूसरा है राइट पार्ट जिसके अंदर हम इमेज लेंगे। पहले एस्टिमेल आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। मैं यहाँ पे पहले बनाता हूँ एक डिव। डिव की मैं क्लास लगाता हूँ बीजी डैश बार। अब इस क्लास को सीएसएस के अंदर लिखने के लिए बस आपको इस क्लास को कॉपी करना है, सीएसएस में जाना है, जैसे यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ। क्या करना है आपको, सिर्फ डॉट लगाना है, उस क्लास को पेस्ट करना है और ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, अब अपने पास बीजी बार बन गया जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। उसके बाद हमें दो सेक्शंस चाहिए। पहला हमें चाहिए नैव बार, तो हमने एक नैव बनाया। नैव को भी हम एक कंटेनर में रैप कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कंटेनर में रैप करना क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बीजी बार बनाया, बैकग्राउंड बार, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर अब हम सारी चीजें बनाएंगे। ये कंटेनर क्या करता है, अंदर के एलिमेंट्स को होल्ड करके रखता है अपने पास, उसको एक स्ट्रक्चर देता है। तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं एक डिव। मैं सब एक बनाता हूँ, इस पे लगाते हैं क्लास डैश टॉप बार जिसके अंदर हम अपना नेविगेशन लगाएंगे। दूसरा हम बनाते हैं डिव, इसकी हम क्लास देते हैं क्लास हेडर। ठीक है, अपने पास दो सेक्शन बन गए। एक बैकग्राउंड के लिए बन गया जिसमें बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे,
टॉप बार बन गया जिसके अंदर हम लोगो और नेविगेशन बनाएंगे। फिर हेडर आ गया, हेडर के अंदर हम दो पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें लेफ्ट में टेक्स्ट को लेंगे और राइट में इमेज को लेंगे। तो हम पहले टॉप बार से कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें एक चाहिए लोगो, तो हम यहाँ पे बनाते हैं डिव, इसकी क्लास देते हैं लोगो। इसके अंदर हम इमेज टैग लेते हैं src एट्रीब्यूट के साथ। यहाँ पर आप देखोगे इमेजेस आ गई। अब मुझे यहाँ पे चाहिए लोगो, मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया और इसमें लिख दिया लोगो। ऑल्ट के अंदर आप, ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमेशा आप टेक्स्ट डालें। ये टेक्स्ट डालना इसलिए जरूरी होता है कि इन केस अगर आपकी यहाँ पे लोगो रेंडर नहीं होगी तो एटलीस्ट यूजर को पता चलेगा कि ये किस चीज के लिए है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। आप बताऊँ, यहाँ पे देखो ये लोगो आ गया है अपना। अब अगर मैं यहाँ पे लोगो पे कुछ भी कर देता हूँ तो एटलीस्ट अगर लोगो रेंडर नहीं भी हो तो एटलीस्ट यहाँ पे टेक्स्ट आएगा और यूजर को पता चलेगा कि ये लोगो के लिए था। ये कौन सा पार्ट यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लोगो। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा था, हमें टॉप बार के अंदर एक नेविगेशन बनाना है, तो हम लोगों के बाद एक नेविगेशन बनाएंगे जिसके लिए हम नैव टैग का यूज करेंगे। हम बनाएंगे यूएल li। मैंने यहाँ पे लिस्ट टाइप यूज किया है, हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड टाइप यूज किया, उसके अंदर लिस्ट बनाई है। आप ऑर्डर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड बनाने में क्या होगा कि आपके जो भी मेन्यू बनेंगे उसके आगे नंबरिंग आएगी, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे यूएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे एक एंकर टैग जिसके अंदर हम अपने मेन्यू लिखेंगे। एंकर टैग के अंदर हमने हैश लगा दिया। यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ होम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। दूसरे पे लिखेंगे अबाउट अस, तीसरे पे लिख देते हैं सर्विसेज। उसके बाद हम एक और एलाई बनाएंगे यहाँ पे जिसके अंदर हमको लेना सर्च बार, तो हम उसके लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर लगाएंगे। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है कि यूजर को पता चले कि इसके अंदर क्या करें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च। ठीक है, अब मैं अपने कोड पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर दिखा रहा है सर्च। तो यूजर जब भी कुछ टाइप करेगा तो उसको इजीली पता चलेगा कि अच्छा दिस इज फॉर सर्च, और जैसे टाइप करेगा तो अपने आप को हट जाएगा। तो ये प्लेस होल्डर का काम होता है। अब अपने पास ये सारी चीजें बन गई हैं तो हम उसको थोड़ा सा पहले अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और सैस लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो भी स्ट्रक्चर जिस लेवल पे यहाँ लिया है आप वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीजी बार लिया है, बीजी बार के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने बनाया था टॉप बार, फिर मैंने यहाँ पर टॉप बार को बंद किया। टॉप बार के अंदर हमने बनाया था यहाँ पर एक लोगो और एक नैव। हम यहाँ पे लेंगे एक डॉट लोगो। लोगो के बाद अपना बना था एक नैव, तो मैंने यहाँ पे एक नैव ले लिया। पहला मैं यहाँ पर लोगो को सेट करता हूँ। तो लोगो के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये जो लोगो की डिव है, ये डिव इस टाइम ब्लॉक लेवल पे, अगर आप यहाँ पे देखो डिस्प्ले ब्लॉक है, इसका मतलब है कि ये H2H की विथ ले लेगा अपने आप। जितनी भी कंटेनर के अंदर विथ है इसे पूरी ले लेगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि भाई ये आधा आए, उसके बाद फिर नेविगेशन को भी हमें यहाँ पर राइट में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोगो के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। मैंने इसको सेव किया, वो आप यहाँ पे देखिए लोगो, यहाँ पे जब मैं होवर कर रहा हूँ यहाँ पे दिखा रहा है कि उसने उतना ही स्पेस लिया जितना इसके अंदर कंटेंट था, राइट। अब लोगो के अंदर हमने इमेज टैग यूज किया था, मैंने यहाँ पे इमेज टैग लिया एज अ सेलेक्टर। फिर मैं यहाँ पे इसकी एक विड्थ दे देता हूँ, मैं इसकी देता हूँ विड्थ फॉर एग्जांपल 350। ठीक है, लोगो अपना थोड़ा छोटा हो गया। मैंने यहाँ पर अपने ब्राउजर को जूम कर रखा है ताकि आप लोग अगर मोबाइल में देख रहे हैं या टैबलेट पे देख रहे हैं या किसी भी चीज़ में देख रहे हैं तो आप लोगों को एक अच्छा रेजोल्यूशन मिले, आप लोगों को चीज़ों को अच्छी तरह समझने में आसानी हो। अगर मैं इसको रिसेट कर देता हूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों का साइज सही आया है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में और देखने में आसानी रहे। उसके बाद अपने पास था यहाँ पे नैव। नैव भी देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, तो हम नैव को भी यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने भी लिख दिया। अब देखिए ये इसके जस्ट बराबर में आ गया, लेकिन मुझे ये चाहिए राइट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं नैव को करूंगा फ्लोट
फ्लोट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि किसी भी कंटेनर को उसकी पोजीशन देने के लिए कि उसको राइट में मूव करना है, लेफ्ट में करना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ राइट, फ्लोट राइट, तो आप देखो यहाँ पे राइट में मूव कर गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट पे फ्लोट लेफ्ट या राइट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देते हैं और उसके अंदर हम उसकी वैल्यू देते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ दी है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू दी है 350 पिक्सल। तो ये इमेज पे अगर आप देखोगे तो इमेज पे इसने यहाँ पे विड्थ लगा दी है 350 पिक्सल्स, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीजी बार, टॉप बार, डैश लोगो और इमेज। ये उसी फॉर्मेट में सीएसएस को प्रिंट करेगा जिस फॉर्मेट में आपने सैस को लिखा है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। तो सैस लिखना बहुत ईजी है। हमने लोगों को राइट कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नैव के अंदर हमने यूएल बनाया है। यूएल के अंदर जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है आपको वो है मार्जिन, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है पैडिंग। तो हम पहले इसकी प्रॉपर्टी को 0 0 कर देते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ यूएल टैग को एज अ सेलेक्टर। मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ कि मैंने कौन सा टैग को कैसे लिया हुआ है। मैं यहाँ पे करता हूँ पैडिंग 0, मार्जिन 0। मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है, पैडिंग भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आप यहाँ देखो एल, अभी क्या है, एल जो आ रही है आपके बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। ये आपकी डिस्प्ले ब्लॉक है, ये पूरी विड्थ ले रही है। मुझे करना है कि जो भी आइटम्स है वो 1 बाय 1 इस तरह से आए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यूएल पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा एल डिस्प्ले लाइन ब्लॉक सी। अब ये सारा 1 बाय 1 आ गया है एक साथ। अब मुझे इसमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ मार्जिन लेफ्ट, मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ उसको 60 px। ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। फिर मैं एल को एक हाइट दे देता हूँ कि थोड़ा सा हाइट पे आ जाए। तो मैं देता हूँ मोटा मोटा 40 पिक्सल्स, ठीक है। इसकी एल की हाइट लग गई है इस पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एंकर टैग था, एंकर टैग पे आता हूँ। एंकर टैग को भी सेम ऐसे ही लिखते हैं, एज अ सेलेक्टर मैंने ले लिया। टैग को मैं करता हूँ, पहले तो हमें इसकी अंडरलाइन हटानी है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टेक्स्ट की अंडरलाइन हटाने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हम कर देते हैं नन। इसे करते आप देखेंगे यहाँ पे इसकी अंडरलाइन हट गई है, ओके। अब ये बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे देता हूँ। मैं स्पेस, इनर स्पेस के लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनर स्पेस के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं, आउटर स्पेस के लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं, ओके। जब भी हम एंकर टैग पे पैडिंग यूज़ करते हैं, एंकर टैग हमारा बाय डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी पैडिंग ऐड हो गई है, ऊपर से एल पे भी लग गई है, ठीक है, कूल। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। अब जैसे कि दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि आप अगर आपको मार्जिन लगानी है, पैडिंग लगानी है, तो आप सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया मार्जिन लेफ्ट, वैसे ही होती है मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। उससे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको सारी एक साथ लगानी है तो आप क्या करें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे। पहला होता है टॉप, दूसरा होता है बॉटम, सॉरी राइट। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में TRBL, मतलब टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अगर मैं टॉप से यहाँ पे इसको करूँ 30, तो देखिए ऊपर से नीचे आ गया हमारा, टॉप से 30% आ गया, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ यूएल पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन आ गया। उसके अलावा अगर आप बॉक्स मॉडल में जाएंगे, दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल, यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि टॉप से 30 लगा हुआ है, बाकी सब में 0 0 लगा हुआ है। अपना हो गया। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेजेस की सेट कर देते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड बीजी जो मैंने क्लास बनाई थी जहाँ मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, मैं यहाँ पे लूंगा एज ए बैकग्राउंड इमेज URL। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे एल मिस कर दिया, एल। यहाँ पर आता हूँ, मैं लगाया तो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी खुल के मैं इमेजेस में गया, मुझे लगानी है बैकग्राउंड, तो मैंने लगा दिया बैकग्राउंड। मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए ये इतना ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी हाइट और विड्थ को सेट नहीं किया है कंटेनर की, ओके। तो मुझे सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड का साइज सेट करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड साइज 100%, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे पेज पे कम्प्लीटली आए एज टू एज। उसके बाद हम इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट
100%, जबकि हमें हाइट भी चाहिए। फिर हम देते हैं इसकी पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। या हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ सारी चीज़ों को, हम इसकी नई क्लास बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमें होम पेज में चाहिए, मैं लिखता हूँ होम पेज डॉट डैश सॉरी डैश पीजी। अब हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज दोबारा लिख देते हैं। बैकग्राउंड इमेज URL डॉट इमेजेस अंदर पीजी, और इस क्लास को हम कॉपी करके सबसे पहले लगा देते हैं बैकग्राउंड बार पे। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज आ गई है। फिर हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं, बैकग्राउंड साइज 100%, हाइट 100%, पोजीशन इसकी हम देते हैं एब्सोल्यूट, और विथ 100%। ठीक है, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए क्लास बनाई जिसके हमने इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज दे दी हैं बैकग्राउंड को सेट करने के लिए। मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड फुल विथ में आ गया है और ये पूरे पेज की कंप्लीट हाइट ले रहा है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं एंकर टैग को, क्योंकि अपनी डिजाइन में यहाँ पर व्हाइट में है। तो इस सर्च बार को भी सही कर लेते हैं थोड़ा सा इसी डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले गया अपने एंकर टैग पे, यहाँ पे लिखता हूँ कलर, किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज करना होता है हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, हैश के साथ कलर कोड लिख सकते हैं। कलर कोड 3 टाइप से लिख सकते हैं, हैश के साथ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा होता है RGB, RGB में लिख सकते हैं, CMYK में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट लिख दूँ, वाइट, तो देखिए वाइट हो गया। तो 3-4 तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलर कोड यूज करूंगा, तो मैं लिखता हूँ हैश FFF, जो कि वाइट का कलर कोड है। देखिए वाइट हो गया। ओके, उसके बाद हम LI के अंदर था हमारे पास इनपुट टाइप टैग। ठीक है, तो मैं एंकर टैग के बाद लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट, फिर हम 2 ब्रैकेट लगाएंगे। अब अपने को क्या करना था, हमें लेना था इनपुट को, तो हम यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ले लेंगे जिसको हम एज एट्रीब्यूट ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको डाला, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हमें बॉर्डर कर्व में चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 30 px। इसकी हाइट दे देते हैं मोटा मोटा 40 px। मैं सारी चीज़ें रेंडमली कर रहा हूँ, ऐसा कुछ एग्जैक्ट कॉपी करके नहीं उसके हाइट या विड्थ डाल रहा हूँ, मैं अपने एक आइडिया के थ्रू ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने यूज़ करें तो प्रॉपर आप उसको चेक करें कि कितनी हाइट है, कितनी उसकी विड्थ है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी वैल्यू डालें। अब आगे एक बार चेक करते हैं। ओके, तो अपने पास देखिए यहाँ पे ये बन गया है। ओके, अब इसका हम यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, तो हम ब्लैक बॉर्डर हटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओनली बॉर्डर, बॉर्डर 0, वापस जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर हट गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक सर्च का आइकन लगाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाला दिखाया एग्जांपल, तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL कॉमा डैश डैश स्लैश, यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी आ गई, इमेजेस में गया, यहाँ पे मैंने सर्च का आइकन कॉपी किया हुआ तो वो लिया। अब ये सर्च का आइकन रिपीट हो रहा है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिपीट को बंद करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे लिखते हैं नो रिपीट। देखिए रिपीट होना बंद हो गया। उसके बाद हम बैकग्राउंड की पोजीशन देते हैं कि भैया थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट जैसे भी करना उसको। मैं देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन में क्या होता है कि आप इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया मार्जिन में कि TRBL, वैसे ही होता है। पोजीशन 4 टाइप की होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे उसको पहले देता हूँ टॉप, फिर यहाँ से देता हूँ लेफ्ट, सेव करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ये थोड़ा थोड़ा सा मूव कर जाए चारों तरफ से। ठीक है, मैं यहाँ से देता हूँ टॉप से स्पेस देकर टॉप 10 px, फिर लेफ्ट के आगे देता हूँ 10 px, और आइकन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आइकन बहुत ज़्यादा बड़ा है अभी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज दे देता हूँ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे दिया था, इसका मैंने 100% दिया था क्योंकि मुझे फुल पे चाहिए था, मुझे फुल पे नहीं चाहिए। मैं उसकी प्रिसाइज दे देता हूँ जैसे कि 25 पिक्सल्स।
अब देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो अपना आइकन यहाँ पर आ गया, लेकिन अब यहाँ पे जो सर्च है वो आइकन के ऊपर आ रहा है। तो इनर स्पेस के लिए मैंने पहले आपको बताया कि हम पैडिंग यूज करेंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। अब अपने पास था TRBR जो कि था, मैं पहले इसको 0px 0px, तो अपने पास हो गया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मैं एक्स भूल गया, ओके। अब मैं यहाँ पे देता हूँ लेफ्ट से TRBL, लेफ्ट से चाहिए, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्च जो है अपना साइड हो गया। अब इसके बाद आप कभी भी लिखोगे तो ये सर्च के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अपना भी इधर से भी कटने लग गया है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप राइट से भी दे देता हूँ TR, ये अपना राइट वाला पार्ट है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स। अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूंगा तो ये बाहर नहीं जाएगा सर्च बॉक्स के, ओके। तो अपना चलो सर्च बार कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, अब अगर आप डिजाइन में देखेंगे यहाँ पर, तो डिजाइन में यहाँ पर लोगो और यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेसिंग है चारों तरफ। मैं चाहता हूँ कि ना ये स्पेसिंग आ जाए उसके अंदर, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया था ऊपर टॉप बार का, इस पे यहाँ पे दे देते हैं इनर स्पेस के लिए पैडिंग, दे देते हैं 4 REM, ठीक है। ये अलग अलग यूनिट्स होते हैं, पिक्सल्स, REM, EM, ये अलग अलग यूनिट्स होते हैं। एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप उसको दे सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखोगे इसमें चारों तरफ से स्पेस आ गया है। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब चारों तरफ से स्पेस आ गया है इसके अंदर। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, इससे पहले हम मेन्यू को सही करते हैं। पहला होता है, आप अगर आपको इसमें फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं बॉडी पे, फॉन्ट फैमिली, जो भी आप फॉन्ट फैमिली लगाना चाहें। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के लिए ये लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया, राइट। जो भी आप लगाना चाहें, जैसे अगर आपको कोई कस्टम भी फॉन्ट लगाना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कस्टम फॉन्ट है, मैं उसको लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे देखिए फॉन्ट्स का फोल्डर पेस्ट किया जिसके अंदर मेरे पास 2 फॉन्ट्स हैं, फिजिकल फॉन्ट्स हैं। अब मुझे इसके सीसेस चाहिए, तो इसके सीसेस बनाना बहुत ही ईजी है। तो कोई भी फॉन्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं एक फॉन्ट फैमिली। मैं फॉन्ट फैमिली टॉप पे बनाता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे ऐड फॉन्ट फेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको एंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट यूआरएल क्या है, ठीक है। लिखता हूँ, अब मैंने फॉन्ट फैमिली का नाम दिया ये पॉप इंस रेगुलर। फिर मैंने इस SRC लगाई, जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज में दिया था उसका पाथ, वैसे मैंने SRC में इसका पाथ दिया URL। उसका फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं WFF और WFF2। तो मैंने दोनों फॉर्मेट्स को यहाँ पे बताए। फिर मैंने बताया कि फॉन्ट वेट क्या है, वो मेरा नॉर्मल है, और फॉन्ट स्टाइल क्या है, वो भी नॉर्मल है। अब इस फॉन्ट फैमिली को मैं कॉपी करता हूँ और बॉडी में जाके लगा देता हूँ। कूल, अपने पास यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गए, ठीक है। अब इस फॉन्ट में थोड़ा सा कुछ होवर बना, अगर मुझे कुछ इफेक्ट चाहिए कि मैं जब चाहता हूँ कि अगर मैं माउस को उसके ऊपर होवर करूँ तो इस पे कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे बॉर्डर चेंज हो या कलर चेंज हो, जो भी हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसकी होवर प्रॉपर्टी। मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ, इसके अंदर गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, पे यहाँ पे लिखता हूँ मैं बिफोर। मैं एक होवर प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, आप भी देखें, इसको भी सीखें, आपको भी काफ़ी काम आएगी। बनाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जिसको भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे हैं उसके पेरेंट पर पोजीशन रिलेटिव लगी होनी चाहिए। अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं लगी होगी तो आपका पोजीशन एब्सोल्यूट कभी काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बाकी चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ एक होवर इफेक्ट के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंटेंट, इसको मैं दे देता हूँ ब्लैंक, ठीक है। मैं कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखना नहीं है। फिर मैं चाहता हूँ कि जो भी बॉर्डर मेरा बॉटम में आए वो एल के साथ अलाइन होके आए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट 0। फिर मुझे चाहिए बॉटम से, क्योंकि मुझे नीचे चाहिए, मैं लिखता हूँ 0 बॉटम 0। फिर मुझे चाहिए जो भी इसका कंटेंट है उसका, जो भी बॉर्डर उसका कलर हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए कंटेंट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर। मैं देता हूँ #FFF, वाइट देना है मुझे। फिर मैं इसकी हाइट चाहता हूँ एक, मैं यहाँ पे एक बॉर्डर इफेक्ट बना रहा हूँ लेकिन कम्प्लीटली बॉर्डर नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें अच्छी तरह। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ विथ 0, और मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं चाहता हूँ जब मैं होवर करूँ, इसके ऊपर होवर करूँ, तो यहाँ पे वो बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना है मुझे, बस यहाँ पे लिखना है एंड होवर, ये होवर प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर गया। अब मैंने बिफोर पे यहाँ पे विथ 0 करी थी, अब मैं इस बिफोर को कॉपी करता हूँ, होवर के अंदर जाके पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी विथ को बढ़ा देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे विथ कर देता हूँ 100% क्योंकि मुझे पूरी चाहिए, मैंने 100% कर दिया। अब जब मैं होवर करता हूँ, ओके नाइस, अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पे बॉर्डर में बॉटम आने लग गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर मूव करे, मतलब 0 से शुरू के 100 पे इस तरह से स्लाइड करे। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ट्रांजेक्शन। मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रांजेक्शन, ठीक है, मैं से देता हूँ 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड की इतनी देर में मूव करे। नाइस, अब आप यहाँ पे देखो एक अच्छा सा होवर इफेक्ट बन गया है, कूल। अब दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी पर होवर करूँ तो इसके साथ नीचे अंदर सब मेन्यू भी आने चाहिए, कि मैं होवर करूँ यहाँ पे 3-4 मेन्यू और साथ में खुल जाए इसके। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट करना है तो उसके पेरेंट पे रिलेटिव होना चाहिए। अब अपने पास li पे रिलेटिव ऑलरेडी लगा है, तो मैं li पे गया, यहाँ पर मैंने एंकर टैग के बाद यहाँ पर बनाया एक यूएल, यूएल के अंदर li, इस li के अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग, सॉरी एंकर टैग के अंदर लिखता हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉग, इसके अंदर मैं 3 मेन्यू बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। दूसरा बनाता हूँ ब्लॉग डिटेल्स, तीसरा बना देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट्स, चलो एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, देखो यहाँ पे पूरा फैल गया, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसको पूरा सेट नहीं किया है, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले मैं इस यूएल को अंदर वाले को एक क्लास देता हूँ, मैंने क्लास लगाई सब, तो सब मेन्यू, इस क्लास को कॉपी किया। अब स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले बनाई थी टॉप बार, फिर एक नैव है, इसके बाद नैव के अंदर यूएल, एल आई के अंदर यूएल है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पास यहाँ पे देखूंगा यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर जहाँ पे एल आई क्लोज हो रहा है अपना, इसके अंदर ही मैं इसको बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट सब मेन्यू, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना है, तो मैं इसकी पोजीशन देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नीचे है, तो पोजीशन हम देंगे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं चाहता हूँ कि अब जो इसकी विथ है वो थोड़ी सी कम रहे, पूरा नहीं चाहता कि पूरा फैला हुआ है। मैं लिखता हूँ विथ फॉर एग्जांपल 170 px। उसके बाद फिर मैं देता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी इसका अच्छे से आए, हैश एफ एफ एफ। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ उसकी पोजीशन, जो मैंने आपको बताई है कि टॉप राइट लेफ्ट बॉटम होती है, तो मैं देता हूँ पहले यहाँ से टॉप, फिर इसको देता हूँ लेफ्ट से 0, क्योंकि मुझे लेफ्ट जो भी इसके अलाइनमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉक के अलाइनमेंट में यहाँ से आए, यहाँ से ना आए, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही नीचे प्रॉपर अलाइनमेंट में दिखे। तो मैं यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट 0 दे दिया, फिर मैं इसको दे देता हूँ टॉप से 5 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल। दूसरा मैं देता हूँ यहाँ पे इसको पैडिंग दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 10 px। अब पहले देखते हैं कि अपना मेन्यू कैसा बना। ओके, अपना मेन्यू अभी तक सही नहीं बना है, लाइव हमने पोजीशन रिलेटिव लगा रखी है, नीचे हमने सब मेन्यू बनाया है। ओके सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया था, इस वजह से वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पर सारा ऑप्शन वो सेव हो गया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नहीं और नीचे हो गया है, अब इसको सेट कर लेते हैं। अब हमने जिस फॉर्मेट में पहले यूएल बनाया था यहाँ पर, उसी फॉर्मेट में यहाँ लेंगे। सेम मेन्यू हमने ऑलरेडी यूएल पे लगा दिया है, तो इसके लिए हमको यूएल की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट एल लेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ एल पे हम करेंगे मार्जिन 0, जो कि हम हमेशा करते हैं, मार्जिन 0 px। फिर हम देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक इसलिए देंगे क्योंकि अब मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक के फॉर्मेट में चाहिए, 1 2 3 के फॉर्मेट में, तो मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया ताकि सारे एलिमेंट्स एक एक करके नीचे आ जाए। फिर मैं यहाँ पे इसकी भी पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी, मैंने पैडिंग दे दी 10 px। अब इसके बाद अपने पास था एंकर टैग, एल के अंदर मैं एंकर टैग को देता हूँ बैकग्राउंड, पहले कलर दे देते हैं, कलर हैश 00। अब आप देखो यहाँ पर ये आ गया है।
अब जो स्टाइल हमने यहाँ पर दी थी, इसके साथ मैं इसकी टॉप से थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ये भी नहीं हुआ, टॉप से इसको और थोड़ा सा दे देते हैं 20 px। ठीक है, अब ये होवर के जब मैं होवर करूंगा तो उसके साथ ही नीचे आ गया। इसको थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं डिव को। तो डिव को कर्व करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर रेडियस, एजेस को बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 px। 5 px काफी हो जाएगा वैसे इसके लिए। अभी देखो यहाँ से बॉर्डर इसके कर्व होके आ गए, थोड़े थोड़े, थोड़ा बेटर दिख रहा है पहले से। ठीक है, अब जो सेम चीज मैंने यहाँ पर लगाई थी, मैं वही सेम चीज कॉपी करता हूँ एंकर टैग के लिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सेम चीज। यहाँ पर मैंने कलर दिया टेक्स्ट का ब्लैक, तो हम बॉर्डर भी यहाँ पे ब्लैक करेंगे। बस आपको यहाँ पे इसको 000 करना है, ये ब्लैक हो जाएगा। अब आप देखो इसके होवर पे चल गया, नाइस। अब क्या करते हैं, अब हम इसको करेंगे शो हाइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब मेन्यू को हाइड करने के लिए लिखना है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन, और किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है डिस्प्ले नन, दूसरा होता है विजिबिलिटी हिडन। डिस्प्ले नन क्या काम करता है आपका कि वो एलिमेंट को हाइड कर देता है, साथ में जो उसने स्पेस लिया होता है उसको भी छुपा देता है। लेकिन विजिबिलिटी हिडन में क्या होता है कि आप उस एलिमेंट को हाइड तो करते हो, लेकिन उसने जितना स्पेस कवर किया होता है वो हमेशा स्पेस विजिबल रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले नन का यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, हम जब चाहते हैं कि हम एलाई पे होवर करें, तो एलाई के होवर पे सब मेनू दिख जाए, तो हम यहाँ पे सब मेनू को कॉपी करते हैं। यहाँ एलाई है, यहाँ पे एलाई का होवर बनाते हैं एक एंड होवर। हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास का नाम, उसको हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक इसको शो कराने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं होवर करता हूँ, नाइस, ये अपने पास एक सब मेन्यू बन गया है इसके अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं सब मेन्यू पूरा प्रॉपर चल रहा है। अब अपने पास बचा है दो पार्ट, एक है हेडर वाला, और हम हेडर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया था हेडर क्लास, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जो कि हमारी टॉप बार जो जो डिव थी इसके बाद जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो साइज में भी सेम काम करेंगे। हम यहाँ पे जाते हैं टॉप बार, टॉप बार को यहाँ से हम हाइड करते हैं, यहाँ पे इंटर हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर। ठीक है, अब हेडर के बाद हमें दो सेक्शंस बनाने हैं इसके अंदर। पहला हमें बनाना है हेडर टेक्स्ट, तो मैं पहले बनाता हूँ डिव। पहली डिव को देता हूँ क्लास हेडर डैश टेक्स्ट, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। दूसरा हमें बनाना है इमेज, जो हैंड वाली है, उसके नाम से हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर डॉट इमेज। अब अपने पास दो सेक्शन बन गए हैं, जिसको हम लेफ्ट और राइट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नाम दे दिया है। अब अपने पास यहाँ पर है एक बोल्ड में टेक्स्ट, जिसको हम H1 में लेंगे, कुछ टेक्स्ट है जिसको हम P में लेंगे, और ये एंकर टैग है। तो बस सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं H1। टेक्स्ट मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ आपके लिए। और आप डायरेक्ट PHP से भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक BR लगाया। BR क्यों लगाया मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मुझे चाहिए था न्यू फीचर्स के बाद जो आगे का टेक्स्ट है वो यहाँ नीचे ब्रेक हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे BR का यूज किया है। ओके, मैंने BR लगा दिया। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। अब हेडर के अंदर जैसे हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई है, तो मैं सेम दो क्लासेस यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले हेडर के अंदर डॉट हेडर टेक्स्ट, फिर दूसरी क्लास है यहाँ पे हेडर इमेज, सेम चीज, दो मैंने क्लासेस यहाँ पे बना ली। ये सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर चलता है जैसे आपने यहाँ पे HTML के अंदर लिखा हुआ है। जैसे हेडर है, हेडर के बाद आप देखोगे यहाँ पे दो हैं, हेडर टेक्स्ट और हेडर इमेज, तो मैंने सेम वही स्टेप लिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके अंदर अपने पास था एलिमेंट H1, मैं उसको एज अ टैग सेलेक्टर ले लिया है। इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम दे देते हैं फॉन्ट साइज दे देते हैं। पहले तो फॉन्ट साइज देते हैं इसका, हमें काफ़ी बड़ा चाहिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 70 px। ओके, और कलर चाहिए अपने को। अब कलर पिक करने के लिए आएंगे, यहाँ पर आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका कलर आ गया। कलर को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आया कलर हैश कलर का कोड। ओके, नाइस, अब अपने पास ये आ गया है। उसके बाद अपने पास है यहाँ पे पी टैग, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, उसके अंदर H1 के बाद है पी टैग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरम, तो मुझे जितना भी कंटेंट चाहिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 और टैब मारता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट इसने जनरेट कर दिया।
ठीक है, मैं इस पार्ट को बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको ज़्यादा दिखे। अब अपने पास यहाँ पे एक डमी कंटेंट आ गया। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं है, एक्चुअल कंटेंट, तो आप यहाँ पर डमी टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम लॉरेल लम्स बोलते हैं। इसको आप ऐसा डमी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके नाइस, मेरे पास टेक्स्ट आ गया है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि इस क्या क्या कलर कोड है। क्लिक किया, कलर कोड मिल गया मुझे। मैं आता हूँ। अब पी टैग था, H1 के बाद अपने पास पी टैग था, तो ऐसा सेलेक्टर ले लिया मैंने। यहाँ पे लिखा कलर। ओके सॉरी, हैश नहीं लगाया, मैं हैश लगाता हूँ, हैश। ये कलर आ गया है अपने पास। फिर उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा कुछ फॉन्ट साइज इसका। तो मैं ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ फॉन्ट साइज। फॉर एग्जांपल 16 ले लेता हूँ, 16 पिक्सल्स। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटेंट के बीच में लाइन हाइट है। कंटेंट के लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ लाइन हाइट। लाइन हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 31, 30 दे देता हूँ, 30 पिक्सल्स। चलो इसको सेव करता हूँ। अपने पास यहाँ पर आता हूँ ब्राउजर में, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पेस ले लिया। अभी बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले ब्लॉक है, इसलिए H2H की इमेज ले रहा है, पूरी H2H की विड्थ ले रहा है। इमेज के लिए इसने स्पेस नहीं छोड़ा। तब क्या करते हैं, दोबारा से हम वही ब्लॉक वाले गेम खेलेंगे यहाँ पर। अभी मैं पहले दोनों कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया क्लास, पहली क्लास ये, फिर कॉमा लगाया, फिर मैं इस दूसरी क्लास को कॉपी करता हूँ, इसके साथ ही लिखता हूँ। इस चीज को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ क्लासेस। अब मैं जो भी एलिमेंट दूंगा वो एक साथ इन दोनों में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पे विथ 40%, और मुझे ये फ्लोट में चाहिए, मैं चाहता हूँ कि बराबर है, तो फ्लोट लेफ्ट। अब देखते क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर आ गया है, ये हाफ में आ गया है, और इमेज वाला पार्ट भी आ गया। अब मैं इमेज भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, IMG इमेज टैग, फिर SRC के अंदर हम जाएंगे। इमेजेस के अंदर अपने पास था हैंड, मैंने लगाया यहाँ पे, अपने पास हैंड आ गया है। ठीक है, अब हैंड को सेट करना है हमें यहाँ पे कि हम चाहते हैं यहाँ से आए, थोड़ा सा बड़ा होकर आए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सेम साइज के अंदर जाना है। हमने IMG टैग को एज अ सिलेक्टर लेते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ उसकी पहले विड्थ दे देता हूँ, विड्थ देता हूँ लेट सपोज 79%, क्योंकि थोड़ी बड़ी चाहिए, बड़ा करके देखते हैं। ठीक है नाइस, अभी बड़ा हो गया। मुझे इसको थोड़ा सा नीचे सेट करना है, तो मैं इसमें मार्जिन ऐड करता हूँ आउटर स्पेस के लिए, ना कि इनर स्पेस के लिए, क्योंकि मुझे इसको नीचे सेट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मार्जिन, लिखता हूँ यहाँ पे मार्जिन, फिर वही सेम मेथड TRBL। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज में लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक्चुअल चाहिए। सॉरी, 0%। तो अपने पास ये TRBL के फॉर्मेट में आ गया। अब मुझे टॉप से चाहिए 10% मोटा मोटा, और राइट से चाहिए 5%, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। फिर लेफ्ट से चाहिए चाहिए मुझे 50%, कि भैया थोड़ा सा गैप में आए। ओके नाइस, तो आप ये देखो यहाँ पे प्रॉपर सेट हो गया है। और यही सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। हमें इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इसमें स्पेस ऐड कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ऐड करता हूँ पैडिंग फॉर REM। ओके नाइस, लेकिन अपने पास अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आ गया। एक कोई भी वेबसाइट सबसे अच्छी तभी होती है जब आपके नीचे यहाँ पे स्क्रॉल मारना है। तो हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं उसी फॉर्मेट में, 0 REM, 0 REM, 0 REM और 0 REM, TRBL के फॉर्मेट में, TRBL। तो अब मुझे लेफ्ट से चाहिए, तो मैं लेफ्ट से इसको 4 कर देता हूँ। तो अब देखो ये यहाँ से प्रॉपर अलाइन हो गया, यहाँ पर आ गया है, अपना हेडसेट हो गया। अब बचा है लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंकर टैग। ठीक है, अपने पास एंकर टैग आ गया। अब मैं H1 के अंदर यहाँ पे लेता हूँ ए एज अ सेलेक्टर, यहाँ पे एंकर टैग लगा देता हूँ। इसके बाद पी टैग के यहाँ पे लिखा एंकर टैग हैश, अपना जो टेक्स्ट है इसके अंदर लर्न मोर वो लिख देता हूँ यहाँ पे।
लर्न मोर लिख दिया यहाँ पे। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है, लर्न मोर आ गया। अब सेम वही चीज़ करेंगे, अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन और भी बाकी सारी चीज़ें। तो सेम एचटीएमएल पे आते हैं, सॉरी साइज़ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो हमें वो चाहिए इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन। मैं यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी पैडिंग हो, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस एंकर टैग में अंदर की तरफ स्पेस दिया हुआ है, ना कि बाहर की तरफ। तो हम यहाँ पे पैडिंग के लिए यूज़ करेंगे, मान लो यहाँ से कुछ 50 से 60 पिक्सेल्स होगा मोटा-मोटा। तो मैं उसी फॉर्मेट में ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग, सबसे अच्छा TRBL। आप हमेशा इस तरह से लिख लें, उसके बाद जो भी लिखना है आप उसमें चेंज करें। जैसे मुझे टॉप से भी 10 चाहिए, बॉटम से भी 10 चाहिए, क्योंकि ऊपर-नीचे से अगर आप इसकी हाइट देखेंगे टॉप से और बॉटम से, तो ऊपर से भी है थोड़ा स्पेस, नीचे से भी है, तो मैंने ऊपर से थोड़ा-थोड़ा दे दिया। फिर लेफ्ट लेफ्ट में और राइट में ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 100। ब्राउज़र पे आता हूँ, ठीक है। अब अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट के लिए, जो कि मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। कलर लगाते हैं जो कि ग्रेडियंट के फॉर्म में था, तो मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, मैं इसके यहाँ पे लगाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ओके नाइस। अब यहाँ पे अपने पास ग्रेडियंट आ गया। अब यहाँ पर डिज़ाइन में क्या है, इसके बॉर्डर्स जो है राउंडेड हैं, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने बॉर्डर रेडियस, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 20 20 px ले लेते हैं, मोटा मोटा 20 px। उसके बाद सेव करके देखते हैं कितना क्या हुआ। ठीक है, अपने पास फॉन्ट आ गया। अब हमें कलर भी इसका वाइट करना था, सॉरी मैं भूल गया, तो इसे कलर वाइट करता हूँ, कलर हैश FFF वाइट, ओके नाइस। अभी अपने पास हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर लेकिन स्पेस नहीं है, तो मैं इसमें मार्जिन ऐड करूंगा क्योंकि मुझे आउटर स्पेस चाहिए। मैं यहाँ पर करता हूँ मार्जिन, टॉप से लिए सबसे अच्छा TRBL आप हमेशा लिखें। अब मुझे टॉप से चाहिए फॉर एग्जांपल 30, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 30 px और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक तब जब अगर पैडिंग लगा रहे हैं तभी काम करती है, अगर आप इनलाइन ब्लॉक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इसने अपने आप स्पेस ले लिया। तो बस अब आप देख सकते हैं कि अपना पूरा पेज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये डिज़ाइन था जिसमें लोगो था, मेन्यू था, सर्च बार था और हेडिंग थी, पी टैग था, एंकर टैग था और इमेज थी और बैकग्राउंड थी। तो बस ये पूरा पेज अपना कंप्लीट हो चुका है और हमने बहुत अच्छा सा होवर इफेक्ट भी बनाया है यहाँ पर, जो कि डिज़ाइन में नहीं था, वो मैंने एडिशनल इसके अंदर कर दिया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।